गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम चर्चा करेंगे मौर्यकालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति और मौर्यकाल के पतन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर चाणक्य के बहुत अच्छे कोटेशन के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति की पे चर्चा करते हैं हम। तो भाई कौटिल्य और मेगस्थनीज इन दोनों में क्या है, काफी मतभेद पाए जाते हैं। जैसे कौटिल्य के अनुसार समाज 4 भागों में बटा हुआ था। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, लेकिन मेगस्थनीज समाज को 7 भागों में बांटता है। अब 7 भाग वो कौन कौन से हैं? तो समाज के 7 भाग हैं दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। इन 7 भागों में बांटता है। लेकिन ये जो 7 भाग हैं, ये अगर देखा जाए तो ये सही नहीं है, क्योंकि चाणक्य ने जो 4 ये वर्ण बताए हैं, इसी में अधिकतर इतिहासकारों ने इसे सही माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मेगस्थनीज दासों का उल्लेख नहीं करता है। ठीक है, लेकिन कौटिल्य के अनुसार 9 प्रकार के दास होते हैं। अब बात यह है कि भाई मेगस्थनीज ऐसा क्यों करता है? तो यहां पर दरअसल बात यह थी कि भारत में दासों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया जाता था। तो मेगस्थनीज को ऐसा लगा कि दास है ही नहीं, बल्कि वो जिस स्थान से आया था वहां पर दासों के साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। ठीक है, तो यही रीजन है इसके पीछे। आगे बढ़ते हैं हम। कौटिल्य ने शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया है। अब एक बात यहां पर याद रखिएगा, आर्य शब्द का प्रयोग किया है शूद्रों के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। और कृषि कार्यों में भी लगाया था कौटिल्य ने आर्य को, यानी शूद्रों को। कौटिल्य ने महिलाओं के संबंध में अनिष्कासिनी शब्द का प्रयोग किया है। अनिष्कासिनी यानी कि उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि महिलाओं की स्थिति में कहीं ना कहीं गिरावट हुई थी, किंतु उनको विवाह विच्छेद का अधिकार था। विवाह विच्छेद के लिए कौटिल्य ने मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है, यानी उनको विवाह विच्छेद का अधिकार था। नियोग प्रथा प्रचलित थी उस समय, कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी। वेश्यावृत्ति उस समय प्रचलित थी। जो सरकारी वेश्याएं होती थी उन्हें गणिका कहा जाता था, और जो प्राइवेट स्वयं ये व्यवसाय करती थी उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था। यह आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। इस काल में मनोरंजन हेतु नाटक, संगीत, नृत्य प्रमुख साधन थे। ये इतने की प्रमुख साधन थे उस समय। तो ये थी मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति की। तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। ठीक है, साथ ही वाणिज्य एवं पशुपालन भी प्रचलित था, लेकिन मुख्य आधार था कृषि। उस समय टैक्स जो होता था वो 1/6 होता था, यह आप याद रखिएगा। मौर्य काल में कृषि भूमि 2 प्रकार की थी, कृष्ट और अकृष्ट। कृष्ट वो होती थी जो उपजाऊ होती थी, जो पड़ती होती थी उसको अकृष्ट भूमि कहा जाता था। राज की भूमि के प्रधान अधिकारी को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। यह आप याद रखिएगा कि जो सरकारी भूमि होती थी उसके अधिकारी को क्या कहते थे? सीता अध्यक्ष। शूद्रों से भी कृषि कार्य करवाया जाता था, यह मैंने अभी बताया था आप लोगों को। विदेशी व्यापार भृगुकच्छ ये पश्चिमी क्षेत्र में, ताम्रलिप्ति ये पूर्वी क्षेत्र में, ये 2 बंदरगाह है। ये दोनों क्या है? भृगुकच्छ और ताम्रलिप्ति, ये 2 बंदरगाह है। इन दोनों बंदरगाहों से व्यापार होता था। पश्चिमी क्षेत्र यानी कि जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, फारस, उधर जो व्यापार होता था वो भृगुकच्छ बंदरगाह से होता था। और पूर्वी क्षेत्र यानी इधर म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, इधर जो व्यापार होता था वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था। ठीक है, स्वर्ण मुद्रा उस समय मुद्राएं जो थी, स्वर्ण, कासारपण, कांकणी, पर्ण, ये सब मुद्राओं के नाम हैं। यहां पर अगर अधिकतर देखें हम तो पर्ण मुद्रा जो थी, ये चांदी का सिक्का था जो सर्वाधिक चलता था। लगभग 48,000 पर्ण जो थे वो सर्वोच्च अधिकारी को दी जाती थी। सर्वोच्च अधिकारी को 48,000 पर्ण दी जाती थी। यह आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब मौर्यकालीन राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करते हैं। मौर्य काल में अति केंद्रीकृत व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। अति केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। अतः राज्य विभिन्न राजनीतिक इकाइयों में बटा हुआ था। अब वो कौन कौन सी राजनीतिक इकाइयां थी? तो सबसे ऊपर था साम्राज्य। साम्राज्य यानी वर्तमान में आप मान के चलो कि भारत। ठीक है, साम्राज्य। अब साम्राज्य बटा हुआ था प्रांत में। प्रांतों को चक्र भी कहा जाता था, जैसे कि भारत बटा हुआ विभिन्न राज्यों में।
ठीक है, तो वही प्रांत यानी राज्य, तो ये क्या हो गए, इनको उस समय राज्य को क्या कहा जाता था, उस समय चक्र कहा जाता था। फिर राज्य किस में बटे हुए हैं, वर्तमान में कमिश्नरी में, और उस समय कमिश्नरी को क्या कहते थे, मंडल कहते थे। ठीक है, फिर कमिश्नरी किस में बटी हुई वर्तमान में, जिलों में, जैसे इंदौर कमिश्नरी है, खरगोन जिला है, तो ऐसे ही, तो उनको उस समय जिलों को क्या कहा जाता था, विषय या आहार कहा जाता था। जिले उस समय बटे हुए थे किसमें, स्थानिक में। स्थानिक क्या था, 800 ग्रामों का समूह था। स्थानिक बटा हुआ था द्रोणमुख, द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह। फिर इससे छोटा खरवटिक, खरवटे 200 ग्रामों का समूह। फिर उससे छोटा संग्रहण, संग्रहण 10 ग्रामों का समूह होता था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो होती थी ग्राम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब केंद्रीय प्रशासन पे थोड़ी चर्चा करते हैं, मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन। तो यहां पे हम देखते हैं कि केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी जिसमें प्रशासन का केंद्र बिंदु कौन होता था, राजा। ये आप याद रखिएगा, केंद्र बिंदु जो होता था वो होता था राजा। राजा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का प्रमुख होता था, यानी सब कुछ राजा ही होता था। अब उपधा परीक्षण, ये एक शब्द है, अर्थशास्त्र जो बुक है कौटिल्य की उसमें मिलता है हमें। तो ये क्या था, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के चुनाव से पूर्व उनके चरित्र को जानने के लिए एक जांच पद्धति थी। ये चाणक्य जो था ये कार्य करता था, जो भी सरकारी नियुक्ति यानी जो राज के पदों पर नियुक्त होते थे उनके चरित्र को जानने के लिए एक इंटरव्यू होता था, उसी को उपधा परीक्षण कहा जाता था। यहां पर अर्थशास्त्र में देखें हम तो एक शब्द बार बार आया, तीर्थ। तीर्थ क्या था, तो अर्थशास्त्र में सर्वोच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। अब वो सर्वोच्च अधिकारी कितने हैं, तो कुल 18 तीर्थों की बात होती है। 18 तीर्थ की चर्चा अर्थशास्त्र में हमें मिलती है। अब प्रमुख तीर्थों को हम जरा देख लेते हैं, प्रमुख तीर्थ क्या थे। तीर्थ मतलब समझ गए ना आप कि भाई सर्वोच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। अब प्रमुख अधिकारी जैसे सबसे ऊपर होता था पुरोहित, पुरोहित यानी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है उसी को पुरोहित कहा जाता है। दूसरा होता था समाहर्ता, समाहर्ता यानी राजस्व विभाग का प्रधान यानी वित्त मंत्री। फिर सन्निघाता यानी राजकीय कोषाध्यक्ष। फिर प्रदेष्टा, ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। फिर व्यवहारिक, ये दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता है। ये प्रमुख प्रमुख तीर्थ हमने यहां पर देख लिए हैं। अब कुछ चर्चित अध्यक्षों का भी जिक्र कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। अब वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है पण्याध्यक्ष। ये क्या था, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, यहां पर दो शब्द हैं, एक होता है वाणिज्य और दूसरा होता है व्यापार। दोनों में आप लोगों को डिफरेंस पता है, वाणिज्य और व्यापार में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको बता दूं। व्यापार जो होता है, व्यापार मतलब आपने कोई वस्तु मान लीजिए कि भाई किसी दुकान से किसी व्यापारी से खरीदी, तो ये क्या हो गया, ये व्यापार हो गया। लेकिन भाई वाणिज्य के अंतर्गत सिर्फ खरीदी ही नहीं आती है, उसकी डिलीवरी, फिर देखो तो उसको आप कुछ स्पेशल वस्तु बनवाना चाहते हैं या फिर कुछ आपकी स्पेशल डिमांड है कि भाई मुझे इसी साइज का कप चाहिए, उस पर मेरी फोटो चाहिए, तो ये सारी चीजें जो सेवा है वो भी इंक्लूड रहेगी वाणिज्य में। बल्कि व्यापार में सिर्फ लेना देना कि भाई आपने बेचा, आपने खरीदा, बस यही चीज होती है। पर वाणिज्य में उसकी सेवा भी जो रहती है वो भी सारी इंक्लूड रहती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लक्षणाध्यक्ष, ये टकसाल का अध्यक्ष होता था। टकसाल मतलब जो सिक्के बनते हैं उसका अध्यक्ष जो होता था वो टकसाल का अध्यक्ष लक्षण अध्यक्ष कहलाता था। अक्षपटलाध्यक्ष या फिर महा अक्षपटलिक भी कहा जाता है इसको, ये महालेखाकार होता था। सूनाध्यक्ष, ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। बूचड़ खाने से तात्पर्य कसाई खाना, जहां पर पशुओं की जो मतलब मारा जाता था उनको। फिर पोतबाध्यक्ष, ये नापतोल या तराजू का अध्यक्ष होता था। तो इतने प्रमुख अध्यक्ष होते थे उसमें। आगे बढ़ते हैं हम, अब थोड़ी चर्चा करते हैं प्रांतीय प्रशासन पे। तो मौर्य साम्राज्य जो था वो 5 बड़े प्रांतों में बटा हुआ था। अब भाई 5 बड़े प्रांत वो कौन से थे, तो यहां पे हम देख सकते हैं प्रांत और उनकी राजधानियां। उत्तरापथ, ये इसकी राजधानी थी तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है। दक्षिणापथ, इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी जो कर्नाटक में है। अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी, उज्जैनी तो आपको पता ही है कि कहां पर है। कलिंग की राजधानी तोसली और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र यानी पटना। ठीक है, तो इतनी ये राजधानी थी। अब यहां पर ये याद रखिएगा कि शुरुआत में 4 राजधानियां थी। कलिंग जो है, कलिंग को अशोक ने मिलाया था, यानी कलिंग अशोक के समय जुड़ी थी। उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 ही राज्य और राजधानियां होते थे, प्रांत और उनकी राजधानियां होती थी। ठीक है,
अब प्रांतों का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? तो होता था प्रांतपति या गवर्नर। ये कौन होता था? तो मतलब अधिकतर क्या होता था, राजकुमारों को ही गवर्नर बनाया जाता था। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था अशोक जो था वो अवंती का गवर्नर था, पढ़ा था हमने। तक्षशिला में सुसिन जो था वो तक्षशिला का गवर्नर था, जो कि बिंदुसार का पुत्र था। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब प्रांत कई मंडलों में बटे हुए थे, हमने राजनीतिक इकाई अभी प्रीवियस स्लाइड में अभी देखी थी, ठीक है। तो प्रांत कई मंडलों में बटे हुए थे। इनका प्रधान अधिकारी होता था महामात्य। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रांत किस में बटे हुए थे? मंडलों में। मंडलों का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? महामात्य। फिर मंडल कई विषय या जिलों में विभाजित था, इनका अधिकारी विषयपति कहलाता था। भाई विषय यानी जिला। जिले में अन्य 3 अधिकारी नियुक्त होते थे। अब ये 3 कौन कौन से थे? तो सबसे पहले प्रादेशिक। प्रादेशिक क्या होता था? ये क्षेत्र में दौरा करता था, जिले व गांव के अधिकारियों का विवरण समाहर्ता को देता था। ये याद रखिएगा। आगे फिर रज्जुक। रज्जुक क्या होता था? ये ग्रामों में भूमि का सर्वेक्षण, मूल्य निर्धारण करता था, और इसके पास न्यायिक अधिकार भी थे रज्जुक के पास। फिर युक्त। युक्त क्या होते थे? ये राजस्व वसूलते थे और लेखा जोखा रखते थे। इतने अधिकारी जिले में होते थे। अब ग्राम प्रशासन पे थोड़ी चर्चा करते हैं। तो ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, बिल्कुल थी, परंतु गांव को मिलाकर कोटियों का निर्माण होता था, जो जिला एवं गांव के मध्यवर्ती स्तर का द्योतक थी। तो वो हम देख चुके हैं कि भाई कितने ग्रामों का समूह क्या कहलाता है, वो प्रीवियस स्लाइड में हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हम। अब थोड़ा मौर्यकालीन प्रशासन पे चर्चा करते हैं। तो न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी सब कुछ सर्वे सर्वा कौन होता था? सम्राट होता था। अब सबसे नीचे ग्राम था। भाई सबसे ऊपर क्या मतलब सम्राट हो गया, और सबसे नीचे ग्राम था। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि सबसे छोटा न्यायालय कहां पे था? ग्राम में। उससे बड़ा संग्रहण में, उससे बड़ा द्रोणमुख, उससे बड़ा स्थानिक, उससे बड़ा जनपद में, उससे बड़ा पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय कहां पर होता था? तो पाटलिपुत्र में, ठीक है। अब न्यायालयों के प्रकार। तो न्यायालय 2 प्रकार के होते थे, एक धर्मस्थीय, दूसरा कंटक शोधन। धर्मस्थीय में क्या होता था? दीवानी। दीवानी यानी सिविल मामले जो होते थे, जिसमें समझौता हो जाए, वो वाले मामले धर्मस्थीय न्यायालय में सुने जाते थे। और कंटक शोधन न्यायालय में जो फौजदारी जो मामले होते हैं वो सुने जाते थे, ठीक है। जो क्रिमिनल केसेस होते थे वो कंटक शोधन में सुने जाते थे। आगे फिर देखते हैं हम गुप्तचर प्रणाली। तो गुप्तचरों को गुड़ पुरुष कहा जाता है। अब ये गुप्तचरों को गुड़ पुरुष किसने कहा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कौटिल्य ने कहा है, ये आप याद रखेगा। और स्ट्रेबो जो था, स्ट्रेबो ने इनको इंस्पेक्टर कहा है। स्ट्रेबो ने क्या कहा है? इंस्पेक्टर, ये याद रखिएगा। अब इसका प्रमुख अधिकारी सर्प महामात्य या महामात्या सर्प भी कहा जाता है इसको। महामात्या सर्प या सर्प महामात्य। गुप्तचर प्रणाली का अध्यक्ष कौन होता था? सर्प महामात्य या फिर महामात्या सर्प। अब गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे, एक होती थी संस्था, दूसरी होती थी संचरा। संस्था क्या होती थी? तो वो गुप्तचर जो संगठित होकर कार्य करते थे, यानी एक ही जगह पर रहते थे, वो संस्था। और संचरा क्या होती थी? ये घुमक्कड़ प्रकार के होते थे, इधर उधर घूमते रहते थे और सूचनाओं को इकट्ठे करते थे। जैसे 2 टाइप के गुप्तचर होते थे। आगे बढ़ते हम। अब मौर्यकालीन साम्राज्य के पतन के क्या कारण हैं? तो भाई साम्राज्य के पतन के कारण में सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अंतिम शासक कौन था। यही क्वेश्चन बनेगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? बृहदत्त, ठीक है। बृहदत्त जो था ये मौर्य वंश का, देववर्मा या बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बृहदत्त के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और मौर्य वंश का समापन कर शुंग वंश की नींव रखी। यानी हम नेक्स्ट वीडियो में शुंग वंश की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब अशोक की शांति, अब इसके कारण क्या है भाई? ये सब मौर्य वंश का पतन कैसे होगा, इसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। एमपीपीएससी मेंस में आपको लिखने को आ सकता है, ये आप याद रखिएगा। और प्रीलिम्स के एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन बन सकता है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, या फिर मौर्य वंश का अंतिम शासक को किसने मारा, या शुंग वंश का संस्थापक कौन था। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अशोक की शांति प्रियता एवं अहिंसा की नीति, ये भी एक कारण था मौर्य वंश के पतन का। किसके अनुसार? हेमचंद्र राय चौधरी, ये व्यक्ति कहते हैं कि भाई अशोक की शांति प्रियता एवं अहिंसा की नीति जो थी ये मौर्य वंश के पतन का कारण बनी। पर दोस्तों ये सही बात नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि अशोक ने सेना का विघटन नहीं किया था।
ठीक है। और इतना भी अहिंसा प्रिय नहीं था अशोक, वहां पर जनजातियों को उसने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि अगर मान लो कि आपने धम्म के अनुसार आचरण नहीं किया और कुछ मतलब आपने उग्रता बताई तो आपको दंड भी दिया जा सकता है। यानी कि भाई एकदम अशोक अहिंसा की नीति के अनुसार नहीं चल रहा था, ये आप याद रखिएगा। तो ये फैक्ट उतना सही नहीं है। फिर अशोक की धार्मिक नीतियों के विरुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, ये कहते हैं कौन? हरिप्रसाद शास्त्री। तो हरिप्रसाद शास्त्री जी ये कहते हैं। लेकिन यहां पर देखते हैं हम कि भाई अशोक ने कोई ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया था, क्योंकि उसने वो उसका व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, लेकिन उसको राजकीय धर्म उसने घोषित नहीं किया था। उसने सभी धर्मों का समन्वय किया था। तो ये भी उतना अच्छा फैक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। मौर्य प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकृत होना व अधिकारियों का प्रशिक्षित न होना, ये एक रीजन कहा जा सकता है, क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि विभिन्न राजनीतिक इकाइयों में राज्य पूरा बटा हुआ है, बहुत सारे अधिकारी है, और न्यायालय भी हम देख रहे हैं कि ग्राम से ऊपर 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 सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच रहा है। और इसमें क्या, अगर अधिकारी प्रशिक्षित नहीं हो तो जनता विद्रोह कर देती थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए सुसिन गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। फिर अशोक उस विद्रोह का दमन करता है, और उसका रीजन क्या रहता है? वहां के अधिकारी वर्ग भ्रष्टाचार कर रहे थे। ठीक है, तो रोमिला थापर जी का ये मत मान्य है। आगे फिर देखें, अयोग्य व निर्बल उत्तराधिकारी। बिल्कुल, अगर उत्तराधिकारी योग्य हैं तो वो चाहे जैसी परिस्थिति हो साम्राज्य को और ऊपर ले जाएंगे, लेकिन अयोग्य, अशोक के बाद में जितने भी उत्तराधिकारी थे वो सब अयोग्य थे। ठीक है। राष्ट्रीय चेतना का अभाव, यह भी बाकायदा एक रीजन था, क्योंकि अब विदेशियों के आक्रमण होंगे। फिर प्रांतीय शासकों के अत्याचार व करों की अधिकता, यह भी एक रीजन रहा है कि प्रांतीय शासकों के अत्याचार और करों की अधिकता ने भी मतलब काफी हद तक जो है मौर्य साम्राज्य के पतन में अपना योगदान दिया। फिर मौर्यों के अत्याचारों एवं विदेशी विचारों के विरुद्ध पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई क्रांति, ये निहार रंजन राय जो हैं ये बात कहते हैं। तो बिल्कुल ये भी काफी हद तक सही लगती है, क्योंकि यहां पर अगर देखेंगे तो उत्तरवर्ती जो मौर्य शासक हुए हैं वो अयोग्य हुए हैं, और पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का उत्थान करता है फिर से। तो ये एक क्रांति के रूप में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये भी एक रीजन रहा है मौर्य वंश के पतन का। ओके, तो ये थे रीजन मौर्य वंश के पतन के। तो यहीं पे हमारा ये पूरा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे शुंग वंश के साथ में। थैंक यू।